आपा ने मेरी बेटी को जान बचाया है। साहब, समुंदर में कोई गरीब अमीर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ जिंदगी होते हैं। खतरा टल गया है, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। मेरे चैनल हिमेश पीपी को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। समुंदर को लोग अक्सर सिर्फ पानी समझते हैं, लेकिन जो उसे रोज देखते हैं, रोज उससे लड़ते हैं, वे जानते हैं कि समुंदर जिंदा होता है। उसके भी मिजाज होते हैं, उसकी भी यादें होती हैं, और कभी कभी वो इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है, बिना चेतावनी दिए। उस सुबह समुंदर कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे किसी बड़े हादसे से पहले की खामोशी। हवा में नमक की गंध थी और लहरें आज टकराने की जगह फिसल रही थीं। यही वो सुबह थी जब 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। आणवी मेहता का बचपन बाहर से राजकुमारी जैसा था। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में उसका बंगला, हर कमरे में एसी, खिलौनों से भरी अलमारी और हर वक्त आसपास नौकर। लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके पास सबसे कम थी, माँ। माँ के जाने के बाद आणवी अक्सर रात को नींद में चिल्लाकर उठ जाती। नौकर दौड़ कर आते, पानी देते, लेकिन वो बस एक ही नाम लेती, माँ। राजीव मेहता ने उस दर्द को पैसों से भरने की कोशिश की। नए स्कूल, नई कार, नया देश, पर दर्द वहीं का वहीं रहा। समय के साथ आणवी मुस्कुराना सीख गई, लेकिन वो मुस्कान आदत थी, खुशी नहीं। राजीव मेहता को लोग पत्थर दिल कहते थे। बिजनेस मीटिंग में न कोई भावना, न कोई नरमी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से टूट चुका था। पत्नी की मौत ने उससे भावनाएं छीन ली थी, और बेटी को खो देने का डर उसे हर समय कठोर बनाए रखता था। यही कारण था कि उसने आणवी को समुंदर से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन, जन्मदिन पर, वो उसकी जिद के आगे झुक गया। रघु की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। टूटी नाव, फटे जाल और हाथों में उम्मीद। उसका घर एक झोंपड़ी था, जहां दीवारों से ज्यादा यादें रहती थीं। पत्नी की चूड़ियां आज भी एक कोने में टंगी थीं, और बेटी की शर्ट अक्सर उसकी आंखें भिगो देती थी। रघु जानता था कि समुंदर क्या ले सकता है, फिर भी वही उसकी रोजी थी, क्योंकि गरीब के पास विकल्प नहीं होते। समुंदर अब धीरे धीरे करवट बदल रहा था। जो शांत पानी कुछ देर पहले आईने की तरह चमक रहा था, वही अब हल्की हल्की उथल पुथल दिखाने लगा था। जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि आज वो सिर्फ पानी नहीं रहेगा, आज वो परीक्षा बनेगा। जैसे ही आणवी समुंदर में गिरी, ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया। पहले कुछ सेकंड उसे लगा कि ये कोई खेल है, कोई एडवेंचर, लेकिन फिर जब पानी नाक और मुंह में घुसने लगा, तब उसे मौत की असली शक्ल दिखी। उसके हाथ पैर हवा में नहीं, पानी में थे, जहां हर कोशिश बेकार लग रही थी। उसे याद आया कि बचपन में माँ कैसे तैरना सिखाने की बात करती थी, लेकिन वो कभी सीख नहीं पाई। आज पहली बार उसे अपनी लापरवाही पर पछतावा हुआ। मगरमच्छ कोई अचानक आया जानवर नहीं था, वो इसी इलाके का पुराना शिकारी था। मछुआरे उसे जानते थे, उससे डरते थे। कई बार उसने नावें पलटी थीं, जाने ली थीं। आज उसकी आंखों में भूख थी और सामने आसान शिकार। उसका शरीर पानी के नीचे ऐसे हिल रहा था जैसे मौत खुद तैर रही हो। आणवी ने जब उसकी परछाई देखी तो उसका दिल जैसे फट गया। नहीं, नहीं, उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन पानी में खुल गई। दूर से जब रघु ने पानी में असामान्य हलचल देखी तो उसका दिल बैठ गया। वो इस समुंदर को जानता था। ये वही संकेत थे जो किसी अनहोनी से पहले दिखाई देते हैं। उसने नाव मोड़ी। हर चप्पू के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपने बेटे की आखिरी चीख याद आई, वही चीख जो वो 2 साल से भूल नहीं पाया था। अगर आज किसी को बचा सका, शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही रघु पास पहुंचा, उसने साफ देखा, एक लड़की और उसके नीचे मगरमच्छ। उसका शरीर एक पल को जड़ हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने जाल फेंक दिया। बेटी, पकड़ ले। आणवी ने जाल पकड़ा, लेकिन मगरमच्छ ने जोरदार झटका मारा। पानी उछला, नाव डगमगाई। रघु ने पतवार उठाकर पूरे दम से मगरमच्छ के सिर पर मारी। लकड़ी चटक गई। ये लड़ाई कुछ सेकंड की नहीं थी, मिनटों तक चली। मगरमच्छ बार बार हमला करता, रघु बार बार उसे रोकता। हर वार के साथ उसकी ताकत कम हो रही थी, हाथ सुन्न हो चुके थे। आणवी आधी बेहोश थी, उसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं। हिम्मत रख बेटी, ये शब्द उसे जिंदगी से जोड़े हुए थे। जब रघु को लगा कि अब ताकत जवाब दे रही है, उसने लोहे का पुराना हुक निकाला। ये वही हुक था जिससे वो कभी बड़ी मछलियां पकड़ता था। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, रघु ने पूरी ताकत से हुक उसके जबड़े में घुसा दिया। दहाड़ गूंजी, पानी लाल हो गया। मगरमच्छ पीछे हटा, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। रघु खुद लहूलुहान हो चुका था।
किसी तरह उसने आन्वी को नाव में खींचा। वो बेहोश थी, सांस बहुत धीमी थी। रघु ने अपनी शर्ट उतारी, उसे ढकते हुए बुदबुदाया, बेटा, जिंदा रहना, तू मेरी बेटी है। नाव किनारे की ओर बढ़ी। हर सेकंड भारी था। नाव जब किनारे लगी तब तक सूरज पूरी तरह ऊपर आ चुका था, लेकिन उस रोशनी में भी राजीव मेहता की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। एम्बुलेंस की लाल नीली लाइटें घूम रही थीं, डॉक्टर दौड़ रहे थे और स्ट्रेचर पर पड़ी आन्वी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। आन्वी को आईसीयू में ले जाया गया। दरवाजे बंद हुए तो राजीव मेहता पहली बार जिंदगी में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। करोड़ों की दौलत, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, नाम, कुछ भी उस दरवाजे को नहीं खुल सकता था। वो बेंच पर बैठ गए, हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार आईसीयू के बोर्ड की ओर जा रही थीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये सवाल पहली बार उन्होंने खुद से पूछा। अस्पताल के एक कोने में रघु खड़ा था। उसके घावों पर किसी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया था। उसकी कमीज अब भी खून से सनी थी, लेकिन वो बार बार आईसीयू की ओर देख रहा था, जैसे उसकी सांसें भी वहीं अटकी हों। एक नर्स ने उससे कहा, आप बैठ जाइए। रघु ने सिर हिला दिया। बैठने की आदत नहीं थी। जिंदगी ने उसे हमेशा खड़ा ही रखा था। कुछ देर बाद राजीव की नज़र रघु पर पड़ी, वही आदमी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी बेटी को मौत से छीना था। राजीव धीरे धीरे उसके पास गए। आपका नाम? रघु साहब। आपने मेरी बेटी को बचाया, क्यों? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, समुंदर में कोई अमीर गरीब नहीं होता, वहां बस जिंदगी होती है। ये वाक्य राजीव के दिल में उतर गया। डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार भगवान को दिल से धन्यवाद कहा। उस रात राजीव अस्पताल में ही रुके। कुर्सी पर बैठे बैठे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह दिखने लगी। कैसे उन्होंने दौलत के लिए रिश्तों को समय नहीं दिया, कैसे बेटी की चुप्पी को नहीं समझा। अगर आज रघु नहीं होता तो? ये सोचकर उनका शरीर कांप गया। अगली सुबह आन्वी को होश आया। उसने सबसे पहले पिता का हाथ महसूस किया। पापा। राजीव रो पड़े। मैं यहीं हूं बेटा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। आन्वी ने धीमे से कहा, चाचा ठीक है? राजीव ने उसी पल समझ लिया, उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ लग चुकी थी। कैमरे, माइक्रोफोन, सवाल। सर, क्या ये सच है कि एक गरीब मछुआरे ने आपकी बेटी को बचाया? राजीव ने पहली बार कैमरे के सामने सच बोला। आज अगर मेरी बेटी जिंदा है तो वो एक इंसान की वजह से है, न कि पैसों की। ये बयान आग की तरह फैल गया। अस्पताल से निकलते ही आन्वी ने पिता से कहा, पापा, मैं रघु चाचा के घर जाना चाहती हूं। राजीव चुप रहे, फिर बोले, अगर वहीं तुम्हें सुकून मिलेगा तो चलेंगे। रघु की झोपड़ी छोटी थी, लेकिन दीवारों में अपनापन था। आन्वी ने पहली बार जमीन पर बैठकर खाना खाया, पहली बार बिना नौकर के काम किया, और पहली बार उसे नींद आई, सुकून वाली। हर दिन आन्वी बदल रही थी। उसने समझा कि असली खुशी क्या होती है। रघु की पत्नी की तस्वीर के सामने वो देर तक बैठती। अगर आपकी बेटी होती तो कैसी होती? रघु की आंखें भर आती। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर समुंदर की आवाज लगातार आ रही थी। वही आवाज जिसने रघु से उसकी पत्नी छीनी थी, उसका बेटा छीना था, और आज उसी समुंदर ने उसे एक बेटी लौटा दी थी। रघु खाट पर बैठा था। आन्वी चुपचाप सामने जमीन पर बैठी थी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, चाचा, आप डरते नहीं थे उस दिन? रघु हल्का सा मुस्कुराया। डर तो बहुत लगा था बेटी, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा डर अंदर होता है। रघु का जन्म भी समुंदर के किनारे ही हुआ था। उसका पिता भी मछुआरा था। बचपन से ही उसने समुंदर को पिता की तरह देखा, कभी पालने वाला, कभी सख्त। स्कूल जाना उसका सपना था, लेकिन गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। 12 साल की उम्र में उसने पहली बार जाल डाला था। हाथ छिल गए थे, लेकिन पिता ने कहा था, अगर समुंदर से रोजी खानी है तो दर्द से दोस्ती करनी होगी। समय बीता। रघु की शादी हुई। घर में हंसी लौटी। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में घर बसता था। बेटा हुआ तो रघु ने पहली बार सपने देखे, मेरा बेटा मछुआरा नहीं बनेगा। लेकिन समुंदर ने फिर हिसाब बराबर किया। वो रात आज भी रघु की रगों में कांपती थी। अचानक आया तूफान, पलटी नाव और बेटे की आखिरी चीख। रघु ने खुद तैरकर जान बचाई थी, लेकिन बेटा हाथ से छूट गया था। उस दिन के बाद रघु अंदर से मर गया था। वो जी रहा था, लेकिन सिर्फ सांस ले रहा था। अगर उस दिन कोई होता, उसका वाक्य हर बार अधूरा रह जाता। आज वही अधूरापन आनगी भर रही थी। रघु को लगा जैसे भगवान ने देर से ही सही उसकी सुन ली।
मुंबई लौटने के बाद आन्वी पहले जैसी नहीं रही। बड़े कमरे, चमकदार शीशे, सब उसे खोखला लगने लगा। उसे बार बार झोंपड़ी याद आती, रघु की खामोशी, समुंदर की सच्ची आवाज। उसने पिता से कहा, पापा मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं रहना चाहती, मैं किसी का सहारा बनना चाहती हूँ। राजीव ने पहली बार बेटी को नहीं रोका। आन्वी ने पढ़ाई के साथ साथ मछुआरों के बच्चों के लिए काम शुरू किया। स्कूल, लाइफ जैकेट, मेडिकल कैंप। लोग हैरान थे, करोड़पति की बेटी अब जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने इसे ड्रामा कहा, लेकिन आन्वी रुकी नहीं, क्योंकि उसने मौत को बहुत पास से देखा था। 1 साल बाद उसी समुंदर के किनारे एक समारोह था, मछुआरों के लिए बना पहला बड़ा सुरक्षा केंद्र। मंच पर राजीव मेहता खड़े थे। आज मेरी बेटी जिंदा है क्योंकि एक गरीब इंसान अमीर दिल रखता था। उन्होंने रघु को मंच पर बुलाया। भीड़ खड़ी हो गई, तालियां रुक नहीं रही थीं। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने समुंदर की ओर देखा। शायद आज मेरा बेटा भी खुश होगा।